हाँ, हो गए भाई नोट, ठीक है। तो देखो संप्रेषण की विशेषताओं में सबसे पहला संप्रेषण कला व विज्ञान है। संप्रेषण क्या है? कला व विज्ञान। उसके बाद संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। एक तो संप्रेषक, संदेश सूचना भेजने वाला या प्रेषक जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो होता है संप्रेषक। और संप्रेषी जो संदेश सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना संप्रेषण। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से व्यक्ति व बालक अपने उद्देश्यों के साथ साथ लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, लिखवा दिया था लास्ट क्लास में, कर लो नोटिस को। हो गया नोट? हो गए तीनों पॉइंट नोट सबके? तो देखो इधर संप्रेषण की विशेषताओं में पहला पॉइंट संप्रेषण कला व विज्ञान है। संप्रेषण क्या है? कला व विज्ञान। दूसरा है संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके 2 ध्रुव होते हैं। एक तो संप्रेषक, संदेश सूचना भेजने वाला या संदेश भेजने वाला व्यक्ति। दूसरा है संप्रेषी, संदेश सूचनाओं को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद संदेश संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? उद्देश्यपूर्ण। जैसे हमारा कोई भी उद्देश्य होता है, हम किसी भी उद्देश्य के साथ चलते हैं, उद्देश्य बनाते हैं जीवन में। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम भी अपने उद्देश्यों का क्या करते हैं? निर्धारण। और हम अपने एक एक उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति उद्देश्यों के साथ साथ किसकी प्राप्ति करता है? लक्ष्य की, ठीक है। जैसे हमारा उद्देश्य है कि हम बीएसटीसी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? हमारा लक्ष्य, मेन लक्ष्य क्या है? टीचर बनना। टीचर बनने के लिए हमने कौन से उद्देश्य को प्राप्त किया? सबसे पहले बीएसटीसी करने वाले हो। बीएसटीसी करने के बाद अपन डिग्री प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसी के बाद अपन अप्लाई कर पाएंगे ना फॉर्म, तो उसी का आधार पे करना पड़ता है। हाँ, तो ये हो गया 3 पॉइंट। अब देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट, अगला संप्रेषण मनोसामाजिक या मनोशारीरिक प्रक्रिया है। संप्रेषण मनोसामाजिक व मनोशारीरिक प्रक्रिया है। संप्रेषण जो होता है मनोसामाजिक व मनोशारीरिक प्रक्रिया है, जिसमें संदेश व सूचनाओं के साथ साथ व्यक्ति व बालक के संवेग व भावनाएं भी जुड़ी हुई होती है।
होती है। मनोसामाजिक, मनोशारीरिक या मनोसंवेगात्मक, मनोसंवेगात्मक। संप्रेषण की विशेषताओं में अपना चौथा पॉइंट है कि संप्रेषण मनोसामाजिक व मनोशारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, मनोसामाजिक या मनोशारीरिक, ध्यान रखना, जिसमें मानसिक दशा के साथ साथ अपने संवेग, अपनी भावनाएं, संवेग, अपनी भावनाएं, वो आपस में क्या होती है, रिलेटेड होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। तो जिसमें संदेश और सूचनाओं के साथ साथ व्यक्ति और बालक के संवेग और भावनाएं भी आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मनोसामाजिक प्रक्रिया होती है, मनोशारीरिक या मनोसामाजिक, जिसमें व्यक्ति अपने जो विचार प्रकट करता है उसमें संवेगात्मक रूप से सोच के संवेग जुड़े रहते हैं, आपस में इमोशंस जुड़े रहते हैं व्यक्ति के, है ना, फीलिंग्स, भावनाएं जुड़ी रहती है उसके साथ। हाँ, कोई भी किसी को कुछ बोलना हो, समझाना हो, तो उसमें व्यक्ति की होती है ना संवेगात्मक, इमोशंस कैसे है उसके अंदर की बोलने का तरीके के साथ उसकी फीलिंग क्या है, मतलब प्रकट करता है कैसे भी करके, तो वो होते हैं मनोसामाजिक और मनोशारीरिक प्रक्रिया। ठीक है, हो गए 3-4 पॉइंट। अगला 5वां, संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया भी है। सामाजिक प्रक्रिया जिसकी सहायता से व्यक्ति व बालकों, जिसकी सहायता से व्यक्ति व बालकों में अच्छे पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं, तथा वह स्थायी होते हैं। लिख लिया, समझना बात को। सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रक्रिया, ज्यादा ना समाज के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया, जहाँ पर यानी सामाजिक परिपक्वता वाले में बताऊंगा मैं इस चीज को कि समाज क्या होता है, सामाजिकरण क्या होता है, वहां पढ़ेंगे। तो देखो, सामाजिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि जैसे समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ आपसी संबंध कैसे हैं, और वो आपसी संबंध किस पर निर्भर करते हैं, संप्रेषण पर। व्यक्ति का एक दूसरे के साथ संदेश, सूचनाओं, भावनाओं का जो प्रभाव होता है उन्हीं पर निर्भर होता है कौन सा, सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी समाज की जो प्रक्रिया होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ाव की जो प्रक्रिया होती है वो सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। और ये तभी सक्सेस है जब संप्रेषण अच्छा होगा, यानी व्यक्ति का संप्रेषण जितना बढ़िया होगा सामाजिकरण की प्रक्रिया उतनी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हो गया संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से व्यक्तियों बालकों में अच्छे पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं तथा वो स्थायी होते हैं। यानी जिन व्यक्तियों के साथ अपने संपर्क बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, या जिनसे अपनी बातचीत प्रॉपर होती रहती है, जो अपने कहीं बहुत करीबी होते हैं, तो उनके साथ अपना संप्रेषण के साथ साथ पारस्परिक संबंध भी बढ़िया होते हैं ना। और पारस्परिक संबंध किस पर निर्भर करते हैं, अच्छे संप्रेषण। हम अच्छा संप्रेषण रखेंगे तो अपने बीच में संबंध भी अच्छे रहेंगे और स्थायी संबंध रहेंगे। हाँ, जैसे हम कोई भी अपना जान पहचान वाला रिश्तेदार होते हैं, जिससे ज्यादा कनेक्टिविटी होती है उससे ज्यादा बातचीत होती है, जिससे नहीं होती उससे कम होती है। हाँ, तो कितना आकर्षण प्रतिकर्षण, हाँ वही चीज है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो चुके अपने। अगला लिखो 6 पॉइंट लिखो, संप्रेषण। लिखो संप्रेषण अर्जित संपत्ति है। संप्रेषण अर्जित संपत्ति है। संप्रेषण कौन सी संपत्ति है, अर्जित।
संप्रेषण अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति है जिसे, आगे लिखो, जिसे जिसे व्यक्ति अपने कौशल द्वारा व बाह्य स्रोतों द्वारा प्राप्त करता है। देखो, संप्रेषण अर्जित का मतलब क्या होता है? अर्जित यानी जिसे किसी दूसरे से प्राप्त करना। अर्जित का मतलब क्या होता है? दूसरे से। देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है जन्मजात, एक होता है अर्जित। देखो, जन्मजात का मतलब क्या होता है? जो जन्म से ही प्राप्त होती है, जो चीजें जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। जैसे आनुवंशिक लक्षण बालकों में किससे प्राप्त होते हैं? माता पिता से। तो आनुवंशिक लक्षण जो है वो जन्मजात। बहुत सारी चीजें जो जन्मजात है, जो अपने माता पिता के द्वारा ही हमको प्राप्त होती है। और अर्जित चीजें होती है जिन्हें हम किसी अन्य व्यक्ति से सीखते हैं, अन्य व्यक्ति को देख कर सीखते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति किस प्रकार कार्य कर रहा है उसको देख करके सीखेंगे, या उसके व्यवहार से सीखेंगे, या कोई बाह्य स्रोत से सीखेंगे, कोई भी बाह्यतम स्रोत जो हमें सिखा रहा है। तो वो सब चीजें क्या अर्जित है, जिन्हें हम दूसरे की सहायता से सीखते हैं। तो देखो, संप्रेषण अर्जित संपत्ति है। कहने का मतलब है, संप्रेषण ऐसा नहीं होता कि किसी वक्ता का पुत्र भी वक्ता ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसमें आनुवंशिक लक्षण प्रकट हो सकते हैं। बाकी यदि वह उस वक्ता के साथ रहेगा और उसी के साथ बोलना चालना सीखेगा, तो धीरे धीरे वो भी वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार देखो, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जिस माहौल में रहता है, माहौल जो होता है ना, पर्यावरण, वातावरण जिसमें व्यक्ति बालक रहता है, वो उन व्यक्तियों के साथ रहता है जब बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले संप्रेषक व्यक्ति होते हैं। तो उनके साथ रह करके वो भी उन लक्षणों को क्या कर लेता है? सीख लेता है। यानी उनके द्वारा उन कौशलों को वो भी क्या कर लेगा? अर्जित कर लेगा। इसीलिए संप्रेषण को क्या कहा जाता है? अर्जित संपत्ति। यानी ये किसी दूसरे व्यक्ति या बाह्यतम स्रोत के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे बात समझ में कि हम संप्रेषण को दूसरे व्यक्ति से सीख सकते हैं, बाह्यतम स्रोत से सीख सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर भी सीख सकते हैं। तो ये हो गया संप्रेषण अर्जित संपत्ति है, इसे व्यक्ति को बालक अपने कौशल द्वारा या बाह्य स्रोतों द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, लिखो अगला संप्रेषण। अगला लिखो, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? गत्यात्मक। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो निरंतर किसी भी क्षेत्र में गत्यात्मक प्रक्रिया है जो निरंतर किसी भी क्षेत्र में चलती रहती है। निरंतर किसी भी क्षेत्र में चलती रहती है। निरंतर किसी भी क्षेत्र में चलती रहती है जब तक सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त न हो जाए। जब तक सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त न हो जाए। ठीक है, देखो, गत्यात्मक प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, जो निरंतर लगातार चलती रहती है जब तक सकारात्मक प्रतिपुष्टि, यानी जब तक उसको फीडबैक सही से प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त न हो जाए। प्रतिपुष्टि ठीक है। अब लास्ट पॉइंट और डिप्रेस में संप्रेषण, अगला लास्ट पॉइंट,
संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया में व्यक्ति व बालकों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से अभिप्रेरणा उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से व्यक्ति व बालक अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसित होते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर क्या होते हैं? अग्रसित। ध्यान रखना, अभिप्रेरणा जो शब्द है उसका मतलब होता है मोटिवेशन। क्या होता है? मोटिवेशन। बताया था मैंने लास्ट क्लास में, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया 8 पॉइंट अपने। अब इसके बाद में देखो, ये संप्रेषण की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ेंगे अपन संप्रेषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक अपना संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार देखिए, संप्रेषण के प्रकार की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। पहला है संदेश व सूचनाओं के प्रवाह के आधार पर, ठीक है। दूसरा होता है माध्यम की स्थिति के आधार पर, माध्यम की स्थिति के आधार पर। अब देखो संदेश, एक तो है संदेश और सूचना के प्रवाह के आधार पर, दूसरा होता है माध्यम की स्थिति के आधार पर। अब देखिए, इस आधार पर अपन देखते हैं संदेश और सूचना। समझना बात को, संदेश और सूचनाओं का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है? यानी जहां पर माध्यम शो नहीं हो रहा, जहां पर माध्यम प्रकट नहीं हो रहा, माध्यम की स्थिति प्रकट नहीं हो रही, तो वहां पर संदेश व सूचना का प्रवाह किस रूप में, उस आधार पर। और जहां पर क्या हो गया? माध्यम शब्द, तो वहां पर माध्यम देखेंगे। ठीक है ना? वैसे कॉमन रूप से इनको 3 भागों में बांट देते हैं, लेकिन हम ऊपर से पढ़ेंगे कि हाँ, संप्रेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का, फिर अलग अलग कितने प्रकार का। ठीक है, तो देखो, संदेश और सूचनाओं के प्रवाह के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और इसमें सबसे पहला होता है अधोगामी संप्रेषण। दूसरा होता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। और अगला होता है तीसरा सामान्य या समतल संप्रेषण।
देखिए समझना एक बार वापस। सबसे पहले अपन इसको समझेंगे, फिर उस वाले पार्ट को समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो संप्रेषण के प्रकार दो प्रकार का, संदेश व सूचना के प्रवाह के आधार पर, माध्यम की स्थिति के आधार पर। संदेश व सूचना का प्रवाह किस रूप में हो रहा है? देखो एक संदेश भेजने वाला जो संप्रेषक व्यक्ति होता है और एक संदेश ग्रहण करता जिसे हम संप्रेषक, एक तो संप्रेषक और एक संप्रेषक, दोनों व्यक्तियों के बीच में संदेश का प्रवाह किस रूप में हो रहा है, जहां पर बिना माध्यम प्रकट किए हुए वो किस प्रकार से पहुंच रहा है, वो होता है संदेश सूचना का प्रवाह, यानी जिसमें संदेश और सूचना का प्रवाह कैसा है। और उस आधार पर तीन प्रकार का, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और सामान्य। अब देखो अधोगामी का मतलब क्या होता है? अधोगामी का मतलब होता है कि ऐसा संप्रेषण, समझना बात को, ऐसा संप्रेषण जिसमें संप्रेषण करता एक उच्च पदाधिकारी होता है, एक सीनियर व्यक्ति होता है, एक परिपक्व व्यक्ति होता है। समझ में आई बात? अधोगामी मतलब किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर रखते ना अपन, तो अधोगामी। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलती है हवाएं, हाँ, गर्म हवाएं हमेशा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह करती है, पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो वो देखो तो यानी ऊपर की ओर जाना ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वगामी। और नीचे की ओर आना क्या कहता है? अधोगामी। इसी आधार पर इनका नाम है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई नाम क्यों दिया ऐसा, तो नाम का कारण यही है कि देखो अधोगामी का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। समझ में आई बात? ऊपर से, तो ऊपर से नीचे का मतलब देखना है, इधर देखो, जैसे इस प्रकार का मैं तीर का निशान लगा दूं, समझना बात। तो ये जो अधोगामी, हम हमेशा किसी चीज को ऊपर से डाल दो, कहां आती है? नीचे। अब देखो एक परिपक्व व्यक्ति, या तो कोई परिपक्व व्यक्ति हो या कोई सीनियर व्यक्ति हो, ठीक है, परिपक्व व्यक्ति हो या सीनियर व्यक्ति हो या कोई उच्च लेवल का पदाधिकारी हो, ठीक है, अच्छे लेवल का पदाधिकारी हो, तो वो अपना संदेश सूचना, जैसे उसने कोई संदेश सूचना का वो विचार को प्रकट करना है, सूचना पहुंचानी। जैसे हमारा, हाँ, आपका जिला कौन सा है? 12। तो हाँ, जैसे अपने जिला 12 है और 12 का जिला कलेक्टर है, 12 में जिला कलेक्टर होता है, पता? तो जिला कलेक्टर जब अपनी तहसील उपखंड में किसी संदेश सूचना को प्रवाह करेगा, तो सबसे पहले वो कलेक्टर क्या करेगा? अपने उपखंड, अपने जिले में कितने उपखंड हैं, वहाँ के कितने तहसीलदार हैं, उन तक सूचनाएं पहुँचाएगा। तो पहले उच्च लेवल का पदाधिकारी नीचे लेवल के अधिकारी को, यानी उससे निम्न स्तर के अधिकारी को सूचना संदेश का प्रवाह कर रहा है, यानी उसको भेज रहा है। वहाँ पर माध्यम प्रकट नहीं हो रहा, वो किसी भी माध्यम से भेज सकता है। यहाँ पर यदि माध्यम प्रकट हो गया तो माध्यम की स्थिति के आधार पर आ जाएगा। और मूल रूप से ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, बस इसको तो अपन समझेंगे कि भाई होता क्या है, ठीक है। हाँ, तो ऊर्ध्वाधर अधोगामी का मतलब क्या होता है कि किसी संदेश व सूचना भाव व विचारों को एक उच्च पदाधिकारी के द्वारा या सीनियर व्यक्ति के द्वारा या परिपक्व व्यक्ति के द्वारा निम्न पदाधिकारी या अपरिपक्व व्यक्ति या कोई भी जूनियर व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। आगे बात समझे, ठीक है। तो देखो जैसे परिपक्व या उच्च पदाधिकारी किसको भेज रहा है अपनी सूचना संदेश? निम्न को। किसको भेज रहा है? निम्न को। तो निम्न पदाधिकारी, ठीक है। अब समझना बात को। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर। किस ओर? ऊपर की ओर। अब देखो जैसे हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, हाँ, पानी की समस्या है और हम सारी जनता, हाँ, अपन जनता है ना, तो हाँ, अपन जनता क्या करेंगे? अपना कोई भी पत्र लिखेंगे, पत्र लिखो। अब वहाँ पत्र शो नहीं करेंगे, अपन सूचना प्रवाह करेंगे ओनली। पत्र लिखने पर वो पत्र में आ जाएगा, इसमें माध्यम आ गया उसमें ना। तो देखो जरा, तो जब आपके विद्यालय में, जैसे आपका कोई विद्यालय जहाँ टीचर होता है, तो आपके विद्यालय में पेयजल की समस्या है, ठीक है, पेयजल की समस्या है, बच्चों को पानी की समस्या से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे? सारे अध्यापक मिलोगे और आपस में जा करके, जैसे सारे अध्यापकों ने मिल करके कोई भी सूचना कहाँ तक पहुँचा दी, जैसे बीओ तक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तक, तभी तो वो समाधान करेंगे ना। या फिर अपन उपखंड तहसीलदार तक पहुँचा देंगे, बड़े लेवल के अधिकारी तक। तो हम उन सूचनाओं का निराकरण के लिए अपन वहाँ जाते हैं और वो उन सूचनाओं के निराकरण के लिए उस पर विचार करते हैं और वो आगे भेजते हैं। तो इस प्रकार निम्न, नीचे से कहाँ गए वो? ऊपर की ओर, है ना। निम्न लेवल के अधिकारी या पदाधिकारियों के द्वारा सूचना कहाँ पहुँचाई गई? उच्च पदाधिकारी, उच्च लेवल के अधिकारी तक।
जैसे एक अपरिपक्व बच्चा आपसे कोई सवाल करता है, कोई क्वेश्चंस करता है और आप उसको सिखा रहे हो, यानी वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर, आगे बात समझो। तो यहाँ पर वही उच्च पदाधिकारी और इस तक सूचना संदेश को पहुंचाने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, निम्न, ठीक है, वो निम्न कर रहा है। आगे बात सुनो। अब देखो सामान्य संप्रेषण, सामान्य संप्रेषण की अपन बात करें तो सामान्य जो संप्रेषण होता है समान प्रकार, यानी जैसे समान व्यक्तियों के लिए, समान पदाधिकारियों के बीच, इनके बीच जो संप्रेषण होता है, यानी समान पद वालों के बीच में जो संप्रेषण होता है, जिसे हम समान व्यक्ति हैं, हमारे पास कोई पद, अपन जनता है, अपन आपस में बातचीत करते हैं, हाँ करते ना, फालतू बातें करते रहते हैं, करते रहते हैं, हाँ बस ये, तो ये सब चीज़ें क्या है, समान है अपने बीच, अपन किसी समस्या के निराकरण करते कोई बात नहीं करें, आपस में करते हैं अपन, तो होता है समान या समतल प्रकार का संप्रेषण, ठीक है। अब देखो इधर देखो, माध्यम की स्थिति के आधार पर अपन बात करें तो माध्यम की स्थिति के आधार पर ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से कितने प्रकार का, दो प्रकार। तो देखो इधर मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दिक, शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक, ठीक है, दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण की अपन बात करें तो शाब्दिक संप्रेषण भी तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार, कितने प्रकार का, दो प्रकार, ये होता है दो प्रकार, और ये दो प्रकार में एक तो आता है मौखिक संप्रेषण और एक होता है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण, ठीक है। और अशाब्दिक की अपन बात करें तो अशाब्दिक जो संप्रेषण होता है वह ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है सांकेतिक, सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, ठीक है, वाणी के माध्यम से, किसके माध्यम से, वाणी सांकेतिक, वाणी, वाणी सांकेतिक संप्रेषण, वाणी के माध्यम से या ध्वनि के माध्यम से, वाणी, ठीक है। दूसरा होगा इसमें नेत्र या चक्षु संप्रेषण, नेत्र या चक्षु संप्रेषण। अगला होता है स्पर्शीय संप्रेषण, स्पर्शीय संप्रेषण, ठीक है, बना लो इसको चार्ट। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका।
हो गया? कल्याण नोट, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ना इधर से, तो कैसे दिख रहा होगा? मैं ही नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा है। इधर देख लो, यहाँ आगे यहाँ बैठो, बस दिखना चाहिए ना। आप राज लो इधर से, वहाँ से इसकी कॉपी नोट कर लेते हैं, टेप लेते हैं। पीछे हो गया? स्टेज पे बैठने वाले है ना, स्टेज में। हमारी कौन सा? ये वाला, ये अशाब्दिक है। दूसरा है नेत्र या चक्षु। चक्षु जो नेत्र को चक्षु बोलते हैं ना, नेत्र को चक्षु बोलते हैं हिंदी में। और स्पर्शीय संप्रेषण अगला, यानी ये सब अशाब्दिक है। देखो इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अभी मैं बताऊंगा, इसको नोट कर लो पहले आप, फिर अपन सबको थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, एक दो लाइन। वैसे आपको समझ में तो आ गया होगा, मुझे पता है ना, मुझे विश्वास है कि ये चार्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि हाँ बस ये हो गया ना। लेकिन इसको याद करेंगे हम, घर पे जाके सिर्फ देखेंगे, याद यही करेंगे ना, ठीक है? हो रहा है, आ रहा है ना समझ में? हाँ, बढ़िया, अच्छे से करना है कंप्लीट। एक महीना 1.5 महीना बचा है एग्जाम का, बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहेंगे, सब कुछ बेस्ट होएगा। देखो अभी का टाइम बहुत बढ़िया है, अभी जो पढ़ेगा ये गोल्डन टाइम होता है। एग्जाम से एक महीना पहले का जो टाइम होता है उसे अपन गोल्डन टाइम बोलते हैं। और लास्ट 15 दिन तो बिल्कुल स्वर्णिम काल ही मान लो। लास्ट 15 दिन कुछ टाइम पे अपन जो पढ़ते हैं वो सब याद होता है, और इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जो अपन 1 महीने में नहीं पढ़ा वो अपन 2-5 दिन में पढ़ लेते ना। इतनी स्पीड से पढ़ते हैं अपन उस टाइम पे। अरे बीए के पेपर दे देते या किसी ने दिया हो तो पता है, हाँ पूरे साल कुछ नहीं पढ़ना, लास्ट में एक सीरीज ले आओ और सीरीज में से पढ़ के पढ़ा के कर दिया हो। यही करते थे, सही करते हैं, यही करते हैं। चलो देखो इधर, एक बार समझ लेते हैं वापस, सबके नोट हो गया होगा। देखो इधर संप्रेषण के प्रकार के पर बात कर रहे थे। तो संप्रेषण के प्रकार को दो भागों में बांटा। संदेश और सूचना का प्रवाह, यानी प्रवाह किस रूप में हो रहा है। अगला है माध्यम की स्थिति के आधार पर, माध्यम की स्थिति के आधार पर। तो देखो इसमें था अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और सामान्य। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और सामान्य। अधोगामी में जहां से ऊपर से नीचे की ओर संप्रेषण होगा, यानी सीनियर व्यक्ति जूनियर को, परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति को। जैसे कोई अध्यापक बालक को, जैसे आप सभी अध्यापक अपने बालकों को, या घर में माता पिता अपने छोटे बच्चों को कोई भी नई चीज सिखाते हैं या संप्रेषण के माध्यम से जो भी सिखाने का प्रयास करते हैं, वो सब क्या है? अधोगामी संप्रेषण। क्या है वो? अधोगामी संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी की बात करें, जैसे अपरिपक्व व्यक्ति परिपक्व व्यक्ति को, या किसी संदेश सूचना का प्रवाह कर रहा है, किसी विद्यालय का अध्यापक प्रधानाध्यापक को कर रहा हो, जहाँ पर उच्च जा रहा हो, यहाँ निम्न से किधर जा रहा हो? उच्च की ओर, वो होता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। समतल या सामान्य संप्रेषण, जब व्यक्ति आपस में किसी समस्या पे आपस में बातचीत करता है, सामान्य व्यक्ति, समान पदाधिकारी व्यक्ति, जैसे आपस में सभी विषय अध्यापक के व्यक्ति समान लेवल के, एक पद जिसका समान होगा, वो सब किसमें आएंगे? सामान्य संप्रेषण। ठीक है। इसके बाद देखो माध्यम की स्थिति के आधार पर अपन बात करें तो दो प्रकार का, शाब्दिक और अशाब्दिक। ध्यान रखना, शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। देखो शाब्दिक संप्रेषण की मैं बात करूं तो शाब्दिक संप्रेषण का मतलब होता है ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों के रूप में, ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों के रूप में संदेश, सूचना, भाव व विचारों को प्रकट किया जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसा संप्रेषण जिसमें संदेश भेजने वाला जो व्यक्ति होता है, संप्रेषण। ऐसा संप्रेषण जिसमें संप्रेषणकर्ता के द्वारा संदेश, सूचना, भाव व विचारों को शब्दों के रूप में प्रकट किया जाता है। किसके रूप में प्रकट किया जाता है? शब्दों के रूप में। उसे क्या कहेंगे? शाब्दिक संप्रेषण। उसे क्या कहेंगे? और ये दो प्रकार का होता है, एक तो मौखिक और एक लिखित। अब देखो मौखिक की बात करें तो मौखिक रूप से ऐसा संप्रेषण जिसमें मौखिक रूप से शब्दों को, मौखिक रूप से किसको? शब्दों को प्रकट करना। जैसे हमारी कोई बात होती है, अपनी कोई बात को रखने के लिए अपन उसको बोल करके प्रकट करते हैं। ठीक है, बोल करके प्रकट करें सामने वाले के सामने अपन उसको बोल करके बता दें, वो होता है मौखिक संप्रेषण। यदि अपन उसी चीज को लिख करके बता दें,
आप लिख करके उसको दे दो कि भाई ये सूचना है। जैसे मान लो अपन किसी से कुछ बोल नहीं पाते मौखिक रूप से, तो अपन लिख करके दे देंगे, हाँ यार पढ़ लेना इसमें, वो वाली चीज़ है। लिखित संप्रेषण हो गया होगा ना। हाँ, अरे ये पत्रोत्तर के माध्यम से लेटर वगैरह वो सिस्टम है ना, वो वाला सिस्टम लिखित रूप। और मौखिक रूप में डायरेक्ट बोल दिया जाता है सामने वाले के सामने। हाँ, मौखिक संप्रेषण हो गया, ठीक है। तो डरने वाली चीज़ों तो फिर इसका प्रयोग कर लेते हैं, या तो बोल करके या फिर लिख करके। जैसे अपन कोई लिख करके भेज देता है, मोबाइल में लिखते हैं ना, वो वाली। अब देखो अशाब्दिक की अपन बात करें तो ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता? यार इधर ही होना चाहिए, क्योंकि स्टेज वाले लोगों का ध्यान इधर उधर चला जाए ना, जैसे हाँ इधर होना चाहिए भैया। अरे शादी समारोह में जो स्टेज पे बैठे होते हैं दूल्हा दुल्हन, वो सबको देखते रहते हैं वहां से, और सभी उनको देखते रहते हैं ना, ये वाली कंडीशन होती है। यानी वो वहां से सबको देखते रहते हैं और सभी उनको देखते रहते हैं। तो देखो अशाब्दिक क्या होता है समझना, इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें बिना किसी शब्दों के प्रयोग के, बिना किसी, जहां पर शब्दों का कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा, शब्दों का किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं हो रहा, वहां पर सिर्फ या तो वाणी सांकेतिक रूप में, जैसे वाणी संकेत होता है ना, जैसे हम किसी का नाम नहीं जानते, जैसे मैं किसी का नाम नहीं जानता तो मैं क्या कहूँ आई कोई, ये बोलते हैं ना पर किसी को, है ना, इधर ध्यान देना उधर ध्यान देना, उसके लिए आई वही का प्रयोग कर देते हैं, है ना, नाम ही पता नहीं है क्या कहें, वो होता है अशाब्दिक संप्रेषण, जहाँ पर वाणी संकेत का प्रयोग होता है। वाणी सांकेतिक, वाणी को संकेत के रूप में। हम मार्केट में चलते हैं, मार्केट में जैसे अपनी दीनदयाल पार्क के सामने को निकल रहे हैं, जैसे मैं पैदल चल रहा हूँ और कोई मेरे पीछे से आके हॉर्न बजाए, पैदल चल रहा हूँ मैं बीच पे रोड पे, कोई मेरे हॉर्न बजाएगा तो मैं क्या करूँगा, साइड हटूंगा, या फिर कहूँगा कि नहीं मैं तो इस पर चलूँगा तो लगा टक्कर लगा दे मेरे, ऐसे तो नहीं करूँगा। हाँ, अब देखो उसने जब हॉर्न बजाया, हॉर्न बजाते मैं साइड हो गया, तो वो साइड होना मेरा क्या था, मैं संदेश प्राप्त करता हूँ ना, सूचना ग्रहण करने वाला। मैंने सोच लिया कि सामने वाला हॉर्न बजा रहा है, ये अगर मैं नहीं हटा तो ये मेरे टक्कर दे देगा, मैंने ये सूचना प्राप्त कर ली अपने आप में। तो उसने बिना शब्दों के बोला है, हॉर्न से, बिना शब्दों के, अशाब्दिक है। हॉर्न क्या है? अशाब्दिक, यानी वाणी संकेत है वो मेरे लिए। कौन सा संकेत है? वाणी संकेत, जिसकी सहायता से जिसे वो बजा मैं साइड हो गया। हाँ, तो इस प्रकार का जो संकेत होता है वाणी संकेत, सांकेतिक संप्रेषण, वाणी के माध्यम से। किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से। विद्यालय की घंटी का पता हुआ तुम्हें? जब अपन स्कूल जाते थे तो वो जैसे ही घंटी बजती थी, अपन रास्ते में थे और जल्दी भागने लगते। अपन से कोई नहीं कहता था कि मैं भागूं, लेकिन जैसे हमने सुना अपने अंदर से, अपन ने सुना, अपन ने संप्रेषण प्राप्त किया। घंटी संप्रेषक स्रोत है और हम कौन से क्या थे? संप्रेषण ग्रहण करता। हमने जैसे ही सुना हम दौड़ने लग जाते थे, और जैसे ही इंतजार करते थे कि घंटी कब लगेगी, वैसे बेग पैक किया, जाने में तो टाइम लग जाता पर आने में नहीं लगता। ठीक है, तो अब देखो अगला है नेत्र। नेत्र या चक्षु संप्रेषण। देखो नेत्र संप्रेषण यानी जिसमें नेत्रों के भाव से, यानी नेत्र आंखों के माध्यम से संप्रेषण होता है। बहुत सी बार किसी व्यक्ति को डराने धमकाने के लिए अपन आंखें निकाल देते हैं उसकी तरफ, होता है चक्षु संप्रेषण। चक्षु संप्रेषण, हाँ, किसी को आंखों में बातें करने की कंडीशन है, आंखों में बातें करना भी संप्रेषण है, नेत्र संप्रेषण होता है ना। आंखों से बातें हो जाती है, बोलना ही नहीं पड़ता। किसी को बच्चों को डराना धमकाना हो, किसी को अच्छे प्यार से समझाना हो, है ना, हाँ, किसी के आंखों चेहरे का भाव होता है, चेहरे का भाव देखो आपने। बहुत सी बार अपन देखते हैं कोई व्यक्ति यार इसको गुस्सा आ रहा है, तो अपन ने कैसे पता लगा? उसके चेहरे के भाव से, उसे मुंह फूला हो, है ना, आंखें गुस्से में हो, ऐसी चीजें होती है। यदि आंखों से बढ़िया प्रेम दिख रहा हो या फिर अच्छी मुस्कुराहट हो, तो फिर वहां समझ लो कि हाँ कुछ तो बात है ना। आगे स्पर्शीय संप्रेषण। आगे स्पर्शीय संप्रेषण। स्पर्शीय संप्रेषण का मतलब होता है जहां पर अपन किसी सूचना, संदेश, सूचना को जो प्राप्त करता होता है वो स्पर्श करता है किसी। जैसे अपन किसी बच्चे को, आपके विद्यालय में कोई बच्चा है, समझना बात को, आपके विद्यालय में कोई बच्चा अच्छे से कार्य करता है और आप उसको रोज स्टेज पे बुलाते हो। स्टेज का मतलब ये हुआ, स्टेज निकल जाता है ना। हाँ, जैसे अपन ब्लैक बोर्ड के सामने बुलाते हैं बच्चे को और सभी के सामने उसको शाबाशी देते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। ओनली आपने उसकी पीठ थपथपा दी तो बच्चे के अंदर उत्साह पैदा होता है। क्यों? उसने संप्रेषण ग्रहण करता ने क्या महसूस किया कि मैंने अच्छा कार्य किया है, इसलिए सर या मैडम ने मुझे क्या दी है? शाबाशी दी। ठीक है, तो वहाँ पर उसको उत्साहवर्धन होता है। और उसी क्लास में
उसी क्लास में कोई बच्चा काम करके नहीं आता और रोज आपके साथ डांट खाता है और एक दिन आपने उसको बुला करके वैसे ही संप्रेषण किया आपने वही स्पर्शीय रूप में और उसके 2-4 लगा दी बढ़िया, तो उसको कैसा महसूस हुआ? उसको तो ये लगा ना कि सर ने मुझे मारा है। और एक बच्चे ने उसी चीज़ को क्या महसूस किया है कि सर ने मुझे उत्साह दिया है, शाबाशी दी है। ठीक है, तो ये होता है स्पर्शीय संप्रेषण। ये कौन सा? तो ध्यान रखना, ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों की आवश्यकता होती है वो शाब्दिक, जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती वो अशाब्दिक। आगे बात समझ में आता है? लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, फिर भी अपन थोड़ा सा लिखेंगे। देखो संप्रेषण के प्रकार टॉपिक डाल ही लिया। देखो ये 2 प्रकार का होता है और दोनों के नाम लिख के पहला वाला लिख लेना, पहला वाला लिख लेना। इसमें संदेश सूचना प्रवाह के आधार पर और इसमें अधोगामी संप्रेषण। पहला लिख लो डायरेक्ट संप्रेषण के प्रकार में संदेश और सूचना के प्रवाह के आधार पर, फिर इसमें अधोगामी संप्रेषण। अरे क्या है कि मैं लिखवा देता हूँ 1-2 लाइन ताकि तुम्हारे दिमाग में सीखना, और नहीं तुमको तो नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। बताओ लिखना है या नहीं लिखना? लिखवा दे, थोड़ा थोड़ा है चलो लिखो। देखो अधोगामी संप्रेषण, पहला लिखो अधोगामी संप्रेषण। इसमें वहां से प्रकार है, ये लिखो पहला वाला, ये वाला। देखो इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें, इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें किसी संगठन, संस्था, किसी संगठन, संस्था व शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक शिक्षा की संस्था है ना, शैक्षणिक संस्था है, वह शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में संदेश सूचना भाव व विचारों, संदेश सूचना भाव व विचारों की अभिव्यक्ति उच्च पदाधिकारी या किसी सीनियर व्यक्ति या परिपक्व व्यक्ति, किसी सीनियर व्यक्ति या परिपक्व व्यक्ति से निम्न पदाधिकारी या अपरिपक्व व्यक्ति तक होता है उसे सीनियर व्यक्ति से अपरिपक्व व्यक्ति से जानने वाला परिपक्व व्यक्ति से अपरिपक्व व्यक्ति तक होता है, उसे अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधोगामी संप्रेषण। जैसे किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य विषय अध्यापकों, प्रधानाध्यापक द्वारा क्या वो छूट गया पीछे? प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य विषय अध्यापकों के साथ संप्रेषण। अब ये एक उदाहरण से सब समझ में आ गया, तो उदाहरण हमारे प्रधानाध्यापक जो प्रधान व्यक्ति है ना, उसका अन्य अध्यापकों के साथ संप्रेषण।
के साथ संप्रेषण, ठीक है। कौन सा हो गया? अधोगामी, बोला तो सुस्त नहीं, ऐसे रहो है ना। शुरू से तो विषय अध्यापकों के साथ संप्रेषण, वही तो फर्क पड़ना है स्टेज वालों का। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया अच्छी बात है ना। आगे लिखो दूसरा, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, ये वाला दूसरा नंबर का ऊर्ध्वगामी। देखो अब जिसमें ज्यादा डिटेल नहीं लिखाऊंगा मैं, उसमें लिखवा देना, उसी से अपोजिट समझ जाओगे ना, समझ जाओगे अपोजिट। देखो इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें, क्योंकि देखो स्मार्ट टाइम है, स्मार्ट स्टडी करनी ना कि पढ़ पढ़ के बहुत सारा पैटर्न लिखवा दो, कोई मतलब नहीं हो। तो वो चीज़ें कंटेंट वही पढ़ना है जो 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो अपने लिए। इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें, इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें संदेश, सूचना, भाव व विचारों का प्रवाह, संदेश, सूचना, भाव व विचारों का प्रवाह, लिख लिया यहाँ तक? संदेश, सूचना, भाव व विचारों का प्रवाह निम्न पदाधिकारी से उच्च पदाधिकारी की ओर, निम्न पदाधिकारी से उच्च पदाधिकारी की ओर, और निम्न पदाधिकारी से उच्च पदाधिकारी की ओर होता है, होता है, उसे ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहते हैं। उसे ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। ठीक है। अब देखो, जैसे लिख लो, उसमें उदाहरण लिख लो। जैसे जैसे किसी क्षेत्र की समस्याओं, किसी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए, किसी क्षेत्र की समस्याओं, कोई भी क्षेत्र आ सकता है यहाँ पे, विद्यालय का हो, चिकित्सा का हो, कोई हो, ठीक। किसी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सामान्य व्यक्तियों द्वारा, सामान्य व्यक्तियों द्वारा, सामान्य व्यक्तियों द्वारा, सामान्य व्यक्तियों द्वारा किसी अधिकारी तक किया गया संप्रेषण, किसी अधिकारी तक किया गया संप्रेषण, किसी अधिकारी तक किया गया संप्रेषण। छूट गया बीच, कहां से? निराकरण के लिए, है ना, समस्याओं के निराकरण के लिए सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, किसी अधिकारी तक किया गया संप्रेषण। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, या कोई भी अलग क्षेत्र हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, है ना। हाँ, अगला लिखो, सामान्य संप्रेषण। सामान्य, सामान्य संप्रेषण। सामान्य संप्रेषण, तो देखो सामान्य संप्रेषण की अपन बात करें तो सामान्य व्यक्तियों के बीच, किसके बीच? सामान्य, यानी समान पदाधिकारियों के बीच होने वाला संप्रेषण। लिख लो इसमें, इस प्रकार का संप्रेषण, इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें, इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें, इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें संदेश व सूचनाओं का प्रवाह, संदेश व सूचनाओं का प्रवाह, संदेश व सूचनाओं का प्रवाह समान पदाधिकारियों के बीच, समान पदाधिकारियों के बीच या सामान्य व्यक्तियों के बीच होता है, या सामान्य व्यक्तियों के बीच
होता है। उसे सामान्य या समतुल संप्रेषण कहते हैं। उसे सामान्य संप्रेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामान्य संप्रेषण। तो ये इधर वाला अपना कंप्लीट। अब देखो इधर वाला माध्यम की स्थिति के आधार पर। दूसरा है माध्यम की स्थिति के आधार पर। माध्यम की स्थिति के आधार पर। माध्यम की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो सबसे पहला लिखो शाब्दिक संप्रेषण। सबसे पहला शाब्दिक संप्रेषण। सबसे पहला लिखो शाब्दिक संप्रेषण। लिख लिया? देखो इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें संदेश, सूचना, भाव व विचारों को संदेश, सूचना, भाव व विचारों को संदेश, सूचना, भाव व विचारों को शब्दों के रूप में शब्दों के रूप में शब्दों के रूप में इसके रूप में शब्दों के रूप में शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है। संदेश, सूचना, भाव, विचारों को शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। वाला लिखो मौखिक संप्रेषण। वाला लिखो मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण लिखना है इसमें। लिख लिया? मौखिक में लिखो इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें संदेश व सूचनाओं की अभिव्यक्ति। इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें संदेश व सूचनाओं की अभिव्यक्ति। संदेश व सूचनाओं की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से बोलकर होती है। मौखिक रूप से बोलकर होती है। ठीक है। मौखिक रूप से बोलकर होती है पर कैसी होनी चाहिए? शब्दों के रूप में। शब्दों के रूप में बोलकर होनी चाहिए। अपन यदि बोलकर सांकेतिक रूप में आए की आवाज निकालते तो वो तो किसमें गया? फिर अशाब्दिक में। ठीक है। यहाँ शब्दों के रूप में बोलकर होनी चाहिए। किस रूप में? शब्दों के रूप में। उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मौखिक संप्रेषण। देखो उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। अगला लिखो लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण देखो ऐसा शाब्दिक संप्रेषण या ऐसा संप्रेषण जिसमें
शब्दों की अभिव्यक्ति लिख करके होती है। शब्दों की अभिव्यक्ति कैसी होती है? लिख करके। तो लिखो, ऐसा संप्रेषण जिसमें संदेश सूचनाओं की अभिव्यक्ति, ऐसा संप्रेषण जिसमें संदेश सूचनाओं की अभिव्यक्ति, संदेश सूचनाओं की अभिव्यक्ति, संदेश सूचनाओं की अभिव्यक्ति शाब्दिक रूप में लिख करके होती है। शाब्दिक रूप में लिख करके होती है, उसे क्या कहेंगे? लिखित संप्रेषण। क्या कहेंगे उसे? ठीक। अब दूसरा लिखो, अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण लिखो। क्या हुआ? तभी खराब है या फिर देखो सुनना हुआ। हाँ, दिखाएंगे हम इसको। कभी कभी अपन को जीवन में ऐसा लगता है ना कि आलस आ रहा है, थोड़ा ऐसा बोरिंग सा। ध्यान रखना एक बात का, जिस उद्देश्य से अपन यहाँ बैठे कभी उसके बारे में ध्यान रख लेना, उसको याद कर लेना। हाँ, उस उद्देश्य को याद कर लेना। अपन यहाँ किस लिए बैठे हैं, हमें यहाँ किसने बिठाया है, उनकी उम्मीदें अपन से क्या है, या अपन यहाँ किस लिए आए हैं। ध्यान रखना। अगर तबीयत खराब हो तो कोई बात नहीं, वो बात अलग है। यदि आपकी तबीयत कहीं नहीं थोड़ी बहुत खराब चल रही है तो उस कंडीशन में तो सही है, आराम रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि पहले स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ माइंड मस्तिष्क होगा, तभी अपन पढ़ पाते हैं। लेकिन अपने आप को देखो, अपने आप को समायोजित करना, ये सबसे बड़ा ये होना चाहिए। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये जीवन का कि अपने आप को समायोजित करके चलना। समायोजन बहुत जरूरी है, बिना समायोजन के कुछ नहीं होता जीवन में, और इसके लिए आपको समायोजन करना ही पड़ेगा। देखिए, तो इसलिए पढ़ाई पे बड़ा मस्त रहो, है ना। चलो अशाब्दिक की बात करते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण जहाँ पर बिना शब्दों के, जहाँ जो क्या होता है बिना शब्दों, तो लिखो इसको। अशाब्दिक संप्रेषण को समझ ही लिया, अब लिखना ही है। लिखने के बाद फिर ब्रेक देंगे अपन, तुम्हें पानी वानी कर लेना, खाने वाने पी पा के फिर वापस क्लास स्टार्ट करेंगे। अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? इस प्रकार का संप्रेषण जिसमें बिना किसी शब्दों के संदेश और सूचनाओं का प्रवाह सांकेतिक रूप में या अन्य किसी माध्यम के रूप में, सांकेतिक रूप में या अन्य किसी माध्यम के रूप में होता है, उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अशाब्दिक संप्रेषण। उसे क्या कहते हैं? अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, उसमें लिख लो पहला वाला सांकेतिक संप्रेषण। पहला वाला कौन सा है? सांकेतिक संप्रेषण। और सांकेतिक संप्रेषण में एक लाइन लिख लेना बस, सांकेतिक, वाणी सांकेतिक लिखना, उसमें वाणी सांकेतिक, वाणी सांकेतिक, वाणी की लिखना या ध्वनि के माध्यम से। वाणी सांकेतिक लिखो। इस प्रकार का अशाब्दिक संप्रेषण, जिसमें
संप्रेषण जिसमें संदेश सूचनाओं को वाणी या ध्वनि संकेत के माध्यम से वाणी या ध्वनि संकेत के माध्यम से वाणी या ध्वनि माध्यम की सहायता से भेजा जाता है या संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, भेजा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा कहलाएगा? वाणी संकेत। दूसरा लिखो नेत्र या चक्षु संप्रेषण। ठीक है, दूसरा लिखो नेत्र या चक्षु संप्रेषण। नेत्र या चक्षु संप्रेषण इसमें लिखना। हाँ, देखो इस प्रकार का अशाब्दिक संप्रेषण, ऐसा अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें किसको संदेश सूचनाओं को किसके रूप में आंखों के माध्यम से या नेत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को बता देता है। तो लिखो इस प्रकार का अशाब्दिक संप्रेषण, लिखो इस प्रकार का अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें संदेश व सूचनाओं को नेत्रों के माध्यम से भावनात्मक रूप से संप्रेषित किया जाता है। बस उसे क्या कहेंगे? नेत्र या चक्षु संप्रेषण। अगला तीसरा लिखो स्पर्शीय संप्रेषण। हाँ, तीसरा है स्पर्शीय संप्रेषण। तीसरा स्पर्शीय संप्रेषण। स्पर्शीय संप्रेषण इस प्रकार का अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें संदेश व सूचनाओं को स्पर्श करके या महसूस करके प्राप्त किया जाता है। बस ठीक है, उसे स्पर्शीय संप्रेषण करो। आगे बात समझे। तो देखो ये अपना संप्रेषण के प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्लास में क्या पढ़ लिया अपने? संप्रेषण के प्रकार, विशेषताएं पढ़ी, प्रकार पढ़ लिए। अभी अपन 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, है ना। पानी वानी पी लेना है आप सभी को, और उसके बाद में वापस से आगे बैठ जाना है। वापस कंटिन्यू क्लास रहेगी, 12 बजे तक क्लास चलेगी। ठीक है, 12, ठीक है ना। हाँ, तो अभी 10:30 बजने में आए और आप लोगों को 5 या 7 मिनट का ब्रेक रहेगा। वापस से आके व्यवस्थित होकर बैठ जाना है। अगला टॉपिक अपना रहेगा संप्रेषण की प्रक्रिया। ठीक है, अगला टॉपिक अपना कौन सा? संप्रेषण की प्रक्रिया। ओके।
ये हम